हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स। काफ़ी गैप के बाद अब वीडियो आज आ रही है। थोड़ा क्या ये कह लीजिए, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो चुका था। अभी BBA, BCom, MBA, MCom सबके एग्ज़ाम कंटिन्यू थे। 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम लगातार चल रहे थे, तो बच्चों को इतना समय देना था। साथ ही साथ मेरे खुद के PhD के एग्ज़ाम्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा इतना हेक्टिक हो गया था कि वीडियो डाल पाना बहुत असमंजस वाला काम लगने लगा था। तो मैंने सोचा कि पहले अपने काम पे फोकस कर लिया जाए, फिर वीडियो पे आते हैं। लेकिन अब पक्का जेंटलमैन प्रॉमिस आपसे कर रहा हूँ कि डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। अकाउंट्स की भी होगी, इको की भी होगी और बिजनेस स्टडीज़ की भी क्लासेस आपको इसी चैनल पर कॉन्टिन्यूअस वे में प्रोवाइड कराते जाएंगे। चलिए शुरू किया जाए आज अपनी इंडियन इकोनॉमी को। सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि इंडियन इकोनॉमी से हम क्या समझते हैं। बेटा, इंडियन इकोनॉमी का एक सिंपल सा फंडा है, क्या? भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये सीखेंगे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमने अपनी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस एडॉप्ट किए हैं, या क्या क्या चेंजेस को हम समझ रहे हैं, या जो भी पास्ट में हुआ या जो आगे हो सकता है, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा इस बुक में करेंगे। देखिए, बुक एकदम भगवत गीता होती है ना, वैसी है। पढ़ते चले जाइए, कहानी की तरीके, नोवेल की तरीके, आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। जैसे आप कोई पुरानी किताब पढ़ते नहीं होगे तुम्हारी उम्र के बच्चे, हाँ हम समझ रहे हैं। तो इस बुक से हमें एक बहुत अच्छी अपनी इंडिया की इकोनॉमी के बारे में अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाएगी। ग्राफ बहुत नील बटा सन्नाटा रहेंगे, कुछ ज़्यादा ग्राफ इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए समझते हैं। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो बच्चों को ज़्यादातर यही टेंशन थी, सर बहुत ग्राफ हैं, कैसे याद करें। टेंशन मत लो, ये बहुत आसान है। इंडियन इकोनॉमी को बेटा हम जो पढ़ेंगे वो हमारी एक बुक है VK ओरी, जो काफ़ी अच्छी रेफरेंस में मानता हूँ। तो मैंने उसी से थोड़ी सी चैप्टर वाइज जो है स्लाइड्स बनाई हैं PPT के रूप में, आप जरा देखिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चा, ईव की बात आपसे अगर करी जाए तो ईव से आप क्या समझ रहे हैं? ईव का मतलब होता है शाम। तो हम लोग आज़ाद हुए थे 15 अगस्त को, है ना। तो हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त की इवनिंग की। ठीक है, क्या कि 14 अगस्त को जब हम लोग इंडिपेंडेंट होने वाले थे, उससे एक शाम पहले तक हमारी इकोनॉमी की क्या हालात थे, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल किया और किस तरीके से वह हमारे देश को चला रहे थे, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो बेटा, सबसे पहली चीज़ तो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश का सिर्फ एक काम किया, वो है एक्सप्लॉयटेशन। इसके अलावा डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री की, यानी कि ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स की जो कंट्री, अंग्रेजों की कंट्री जो है, उसके बारे में उन्होंने सोचा और भारत को लूटना चाहा। बेटा, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसीलिए भारत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वर्ल्ड वाइड। जितने भी आपने देखा, भारत ने किसी पे कभी हमला किया नहीं, भारत पे बार बार हमले हुए और लोग कुछ ना कुछ लूट के ले गए। ब्रिटिशर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोहिनूर हीरा जो अनवैल्यूएबल, उसकी कुछ कीमत ही नहीं लगा जा सकती क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रीशियस है। मतलब समझ रहे हैं, कहते हैं ना एक अनोखा, अद्भुत, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको ये लोग लेके चले गए। और बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे एग्रीकल्चर को इन्होंने डुबा दिया, हमारा इंडस्ट्रियल जो हैंडीक्राफ्ट में कहीं वर्ल्ड वाइड समय था जब भारत के हैंडमेड प्रोडक्ट की ऑल ओवर वर्ल्ड डिमांड हुआ करती थी, उसको इन्होंने तबाह कर दिया, बहुत गंदी हालत कर दी थी। अच्छा, एक और चीज आप समझिएगा, जब हम बात कर रहे हैं ना ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसा नहीं किया कि वो आर्मीज लाए हों, वहां के सैनिकों को यहाँ ला के किया, नहीं। अंग्रेज बहुत दिमाग से खेले और उन्होंने हमारे देश को दिमाग की शक्ति से गुलाम बनाया और कुछ नहीं किया। बेटा बच्चों, अंग्रेज जब भारत में आए तो आप सभी को पता होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। और जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए तो वो कंपनी थी जो व्यापार करने आई थी, और धीरे 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 बिजनेस करते करते वो पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने, वो हमारे देश के पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्ट लेने लगे, तो वो धीरे 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 हमारी इकोनॉमी को टेक ओवर करने लगे। सबसे पहली चीज़ तो अंग्रेजों ने जो करी वो बेटा किसी और को नहीं, एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी के खिलाफ खड़ा कर दिया। मतलब कि कोई और आदमी नहीं था जो बेटा इंडियंस का या हम लोगों का, हमारे देशवासियों का शोषण कर रहे थे। हमारे देश के ही लोग
अपनों का ही शोषण कर रहे थे। अब आप कहेंगे ये कैसे? देखिए आप समझिएगा, अभी जमींदारी सिस्टम में मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमको क्या बताया गया है। देखिए चैप्टर का नाम आपको समझ आ चुका है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव का मतलब शाम। कब? 14 अगस्त की शाम, क्योंकि हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे। तो 14 अगस्त की शाम तक क्या था हमारा इकोनॉमिक हालात, हमारे आर्थिक हालात कैसे थे, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बच्चा सबसे पहली चीज़ जिसको हम बात करें तो वो है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन अंडर इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल में। अंग्रेजों के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की किस तरीके से लंका लगाई गई, आप ये समझ लीजिए किस तरीके से बर्बाद किया गया। उन्होंने बहुत मेथड अडॉप्ट किए, भारत को बर्बाद करने के उन्होंने पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई थी और उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया। और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि हमने उनको वो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने दी। अगर हम एक साथ हो जाते, जो हमें 200 साल बाद किया कि हम लोग यूनाइट हुए, अगर वो हम लोग 200 साल पहले हो जाते तो शायद ही अंग्रेज हमें अपना गुलाम बना पाते। उससे पहले मुगलों ने हमें अपना गुलाम बनाया। कुल मिला के भारत को लोग लूटते रहे हैं। क्या कभी भारत ने किसी को लूटा है? नहीं। सबसे पीछे का एक कारण ये रहा है, जहां हम लोग जाति भाव में बटे रहे, वहां और लोग हमेशा यूनाइट रहे और उनको इसी चीज का फायदा मिला कि हम लोगों की एकता नहीं थी। देखिए इस चैप्टर को समझने से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, कुतुब मीनार आपने सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे है। कुतुब मीनार में एक वो होते ना सूफी संत, वो रहते थे। तो भाई एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक पहुंचा और कहता है कि ये जितने भी हिंदुओं के मंदिर वगैरह हैं, हमें ये सब खत्म कर देने चाहिए। काफ़ी उसने कर दिए थे, कहता जो बच्चे हैं वो भी सब खत्म कर दे। तो वो जो संत थे उन्होंने एक बात कही, कहते ये जो तुम मुकुट पहने हो ये कितने का है? कहता 5 करोड़। कहता अच्छा ये जो मौलाना जी पहने ये कितने का है? कहता 10 रुपये। कहता है तो उसकी 10 रुपए की सोच है, तुम मौलाना के कहने में आके सभी हिंदुओं के मंदिरों को अलग करना चाह रहे हो, लेकिन तुम अपने दिमाग 5 करोड़ का ताज पहने हो, इसकी शोभा के अनुसार सोचो, क्योंकि तुम बहुत बड़े हो। और भाई एक चीज़ समझिए, उन्होंने एक साफ शब्दों में कहा, कहता ये 98% है और हम 2%, लेकिन हम 2% मुगल इन 98% पे राज कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि ये सब बटे हुए हैं। वो हिंदू है, वो गौड़ है, वो चमार है, वो सिख है, वो सब जातिवाद में। हम लोहार हैं, तुम बढ़ई हो, हम शर्मा हैं, तुम बर्मा हो। बेटा सबसे पहली चीज़ हमारे देश में जो रही है वो जातिवाद रहा है, और यही अंग्रेजों ने नीति अपनाई, क्या? फूट डालो, शासन करो। अंग्रेज ने किसी और को नहीं लाया कि हमारे इनका एक्सप्लॉयटेशन करो, शोषण करो। अंग्रेज ने कुछ भारतीयों को ही भारतीयों के शोषण के लिए खड़ा कर दिया। कैसे? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जमींदारी सिस्टम, जो एग्रीकल्चर को तबाह करने के लिए अंग्रेज लेके आए थे। बेटा याद रखिए, जमींदारी सिस्टम जो था वो एक लैंड रेवेन्यू का फॉर्म था। अंग्रेजों को जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था वो जमींदारी सिस्टम के फॉर्म में कलेक्ट करते थे। क्या था जमींदारी सिस्टम? देखो, जमींदारी सिस्टम में अंग्रेजों ने कहा कि आपको एक फिक्स अमाउंट हमें पे कर देना। किसे? जो भी रईस, यानी कि उस समय के जितने भी महाजन्स, मनी लेंडर और आपका जमींदार हैं, उन सबको, जिनके पास बहुत एकड़ जमीन है, उन सबको एक फिक्स अमाउंट पे कर देना है। और जब वो फिक्स अमाउंट पे कर देंगे तो वह परमानेंट ओनर असाइन कर दिए जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए आपको यही बता रहा है, आप सभी बुक खोल लीजिएगा अपनी, अगर आपके पास वीके ओरी चल रही है तो उसमें बता रहा है क्या? जमींदार वर डिक्लेयर एज द ओनर ऑफ द सॉइल। जमींदार को जमीन का मालिक डिक्लेयर कर दिया जाता था। दे वर टू पे फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज अ फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट। कौन फ्री थे? समझिएगा, एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज दे विश्ड और एज मच दे कुड। जितना चाहें और जितना ये एक्सप्लॉइट कर सकें। किसका? बेटा टीलर का। अब टीलर कौन होता है ये समझ लीजिए। टीलर का मतलब आप ऐसे समझिए, जो आपकी जमीन पर खेती कर रहा है। जैसे आप लोग जानते होंगे
बटाईदार होता है या चौथाईदार होता है, जो लोग खेती नहीं करना चाहते हैं वो अपना लैंड किसी को दे देते हैं। अब बेटा वही लैंड पर अपनी फसल लगाएगा, सारे काम कटाई बुआई उगाई फसल के सब वो करेगा। बस एंड में जब फसल होगी तो हम अपना हिस्सा लेने पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक पूरा लैंड है, तो इसमें जितना भी होगा इसको चौथाई को अगर समझे तो चौथा हिस्सा, यानी कि ये हिस्सा ओनर को मिलेगा और ये हिस्सा पूरा जो है ये किसको मिलेगा, लेबर को। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, उन्होंने ये रूलिंग नहीं, ये तो अभी बात की आजादी के बाद, लेकिन उन्होंने ये रूलिंग नहीं इम्प्लीकेट करी। उन्होंने क्या कहा कि आप हमें एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर दीजिए और उसके बाद आप फ्री हैं, जितना चाहें उतना निकाल लीजिए। किनसे, टिलर्स से। तो अब एक बात समझो, मैंने अंग्रेजी हुकूमत को एक फिक्स अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद मैं परमानेंट ओनर हूं, मैंने कहा भाई ये जमीन है, खेती करनी हो तो देख लो। अब मैंने लोगों को जमीन असाइन कर दी, अब पूरा फसल उगाई बुआई कटाई सुखाई सब उन्होंने किया, पर जब फसल कटी तो मैंने कहा भैया आधी फसल मुझे दे दो। क्या ये जस्टिफिएबल स्टेटमेंट है कि भाई हमने कुछ नहीं किया, इसके बावजूद हम लैंड रेंट के तौर पे उनकी आधी फसल ले गए, वो आधी में सिर्फ सरवाइव कर जाए, यही बहुत बड़ी बात है। समझिए बात। तो ये क्या कहा था मैंने कि अंग्रेजों ने एक भारतीय को दूसरे भारतीय के शोषण के लिए खड़ा कर दिया था। गलत तो नहीं कहा, देख लीजिए आपको यही बता रहा है। और फिर क्या कहता है, द टिलर ऑफ द सॉइल आर द एक्चुअल कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का मतलब जो खेती कर रहे हैं, गॉट बेयर मिनिमम फॉर द सर्वाइवल, और उनको सर्वाइवल के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट मिलता था बच्चा। एंड लेफ्ट नो सरप्लस, और इसके अलावा उनके पास सरप्लस के रूप में कुछ नहीं बचता था, क्योंकि जो उगा उसका आधा तो मैंने ले लिया, यानी कि समझिए इतना मैंने ले लिया ब्रिटिश सरकार के राज में और आधा लेबर को दे दिया। बेचारे कर्जा वर्जा लेके फसल लगाए थे, उसका आधा हमने ले लिया, उनका कर्जा ही नहीं चुकता हो पाता था, इसीलिए वो डेट ट्रैप में फंसे रहते थे। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, द जमींदार ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन लग्जरी ऑफ लाइफ। बेटा कहाँ किसी को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है और कहाँ कोई दिन में 10 रोटी बाहर जानवरों को खिला के फेंक दे रहा है, एक्स्ट्रा वेस्टेज। तो लग्जरी थी, बढ़िया आलीशान जिंदगी जी रहे थे। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहा उन्होंने, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी एक्सप्लॉयटेशन किया। देखिए इस चैप्टर को इन्होंने पूरे कैटेगराइज किया हुआ है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फिर इंटरनेशनल ट्रेड। कैसे कैसे अंग्रेज स्टेप बाय स्टेप तरीके से चल रहे थे, क्रमबद्ध तरीके से। अच्छा, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात होगी तो आप समझिएगा क्या, पहली चीज तो उन्होंने बचा, फॉरेन डिमांडेड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड। उन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया। हैंडीक्राफ्ट बिजनेस जो चल रहा था हमारे देश में उसको उन्होंने खत्म कर दिया। दूसरा, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, यानी कि पहली चीज तो जो हमारे विदेशों में एक्सपोर्ट होता था, विदेशों से हमारे पास से विदेश में बेचा जाता था हमारा हैंडमेड प्रोडक्ट, उसको उन्होंने तबाह कर दिया। उन्होंने इतनी ज़्यादा ड्यूटीज लगा दी कि लोगों को महंगा लगने लगा, लोग सामान नहीं खरीदते थे। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, जो डोमेस्टिक डिमांड थी उसको भी खत्म कर दिया। और कैसे खत्म किया, अब देखो एक हैंडमेड प्रोडक्ट आप सभी को पता है कॉस्टली होगा, और वहीं ब्रिटेन में उस समय चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, अब जैसे मान लीजिए एक आदमी कपड़ा हाथ से बिल्कुल बना के कॉटन की शर्ट सिल के दे रहा है और वो 250 रुपए में मशीन की बनी हुई शर्ट दे देता था। फॉरेन गुड सस्ती तो थी क्योंकि वो मशीन मेड थी और ये मैन मेड है, तो एक और उसको बनाने में समय कम लगता था, यहाँ बिल्कुल बारीकी से काम होता था। तो लोगों को ये चीज महंगी लगने लगी, हम ब्रिटिश गुड के ऊपर कंज्यूम करने लगे ज्यादा से ज्यादा। ये उन्होंने एक्सप्लॉइट किया इंडस्ट्रियल सेक्टर को। फिर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, याद रखिए क्या, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में उन्होंने क्या किया, इम्पोज हैवी टैक्सेस, इम्पोज्ड हाई टैक्स ऑन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी कहां, एक्सेप्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन को छोड़ के कहीं और एक्सपोर्ट करोगे तो उस पर हाई टैक्सेस है। अच्छा, ब्रिटेन में भी जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो क्या था, खाली रॉ मटेरियल। और ब्रिटेन से इंपोर्ट
कर रहे हैं अगर आप, तो वो टैक्स फ्री था। वो भी क्या इंपोर्ट कर रहे हैं बच्चा? फिनिश गुड। याद रखिएगा, फिनिश गुड का अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटेन से तो वो भी टैक्स फ्री था। क्लियर है? एक तरीके से उन्होंने ये कर दिया कि आप प्राइमरी एक्सपोर्टर रह गए हैं बन के। क्या बन के रह गए हैं? प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। और आप सभी को पता है क्या कि यहां से वो गेहूं ले गए और वहां उन्होंने उसका आटा बनाया, आटे से बिस्कुट बनाया और बिस्कुट बेच रहे हैं। तो बेटा रॉ मटेरियल तो सस्ता होता ही होता है या नहीं? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। अब आती है बात फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इंडियन इकोनॉमी की। तो बेटा इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? रुकी हुई, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ। बेटा ये याद रखिएगा, स्टैग्नेंट इकोनॉमी मीन्स विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ। क्लियर है? अच्छा, दूसरी थी बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन वेयर पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। बेटा पर कैपिटा इनकम जो थी 1947 टू 48 के बीच में आप देखिए 230 रुपए, कितनी कम है। सर्वाइवल हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी, कोई ऐसा उपकरण उन्होंने नहीं लगाया, कोई ऐसी फैसिलिटीज उन्होंने किसानों को नहीं दी जिससे वो एग्रीकल्चर पे फोकस कर सकते। दूसरा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जो था पूरा का पूरा बैकवर्ड था। हमने कभी कोई फिनिश गुड मैन्युफैक्चर ही नहीं करी। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चा? रैम्पेंट पॉवर्टी, बल्क ऑफ पॉपुलेशन वर पुअर। बेटा भारत में जहां भी दूर दूर तक नजर घुमाओ तो सिर्फ एक चीज दिखती थी, वो थे गरीब। इस कदर गरीबी छाई हुई थी। और जब लोग गरीबी हैं, गरीबी का मतलब समझते हैं, बेसिक नीड तक फुलफिल नहीं हो पा रही थी। बेसिक नीड रोटी, कपड़ा और मकान। कितनी ज्यादा गरीबी थी अंग्रेजों के समय में भारत में, आप ये सोच लीजिए। बेटा अंग्रेजों के समय गरीबी तो आज भी भारत में कौन सी है? वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में जितने गरीब हैं उसका 50% गरीब आज भी भारत में पाया जाता है। जो भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, वहां पर सबसे बड़ी पॉवर्टी स्लम एरिया है। नाम जानते हैं? धारावी। कहां से आप कह सकते हैं? गरीबी एक अभिशाप है देश की तरक्की में, और हम जब तक गरीबी को नहीं हटा पाएंगे, गरीबी हटाने का ये मतलब नहीं कि गरीबों को हटा दो, गरीबी हटाने का मतलब है कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो, उनको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाओ जिसको अडॉप्ट करने के लिए वो मजबूर हो। वो भी चाहे, कौन भाई गरीब नाली का कीड़ा बन के रहना चाहता है? कौन इंसान चाहता है कि मैं गंदी जगह रहूं, ना अच्छा पानी पीने को, ना अच्छा खाना खाने को? हर कोई एक अच्छी लाइफ चाहता है भाई, है या नहीं? तो अब देखिए आगे। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चा बहुत ज्यादा खराब था। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बात करें, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कुछ थी ही नहीं। पावर जनरेशन बहुत कम था। 1948 की बात करें, जो हमारा पावर जनरेशन था वो 2100 मेगावाट था। एंड लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे वॉज 53,596। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हैवी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। अच्छा, अगर हम कुछ नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा सिर्फ एक सीधा सा सिद्धांत रहता था, जो नहीं बन रहा उसे फॉरेन से खरीद लीजिए, क्योंकि हम खुद बनाना ही नहीं चाहते थे और ऐसा हमारे पास कोई साधन भी नहीं था जिससे हम खुद बना सकें। नेक्स्ट क्या कह रहा है? लिमिटेड अर्बनाइजेशन। बच्चा शहरीकरण बहुत ज्यादा लिमिटेड था। अगर हम बात करें, भारत की बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वो गांव देहात में रहती थी। इन 1948 ओनली 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन द अर्बन एरिया while 86% लिव इन रूरल एरियाज। फिर आती है बात सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की शाम तक इंडिया वॉज नीदर होली फ्यूडल और कैपिटलिस्टिक। बच्चा फ्यूडल का मतलब आप समझिएगा सोशल। फ्यूडल का मतलब क्या रहेगा? सोशल। ना तो हम पूरा सोशल वेलफेयर ही कर पा रहे थे और ना ही हम सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर पा रहे थे। तो हमारी इकोनॉमी सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, ठीक है, बीच की, मिक्स इकोनॉमी भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरा कॉलोनियल इकोनॉमी की अगर हम बात करें,
इंडियन इकोनॉमी वॉज एज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। भारत को माना जाता था ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम और हम ब्रिटिश कॉलोनी कहलाए गए थे। इट एम्प्लॉयड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। बेटा उन्होंने इंडिया इकोनॉमी को तबाह किया ताकि उनके ब्रिटेन की इकोनॉमी डेवलप हो सके। समझ रहे हैं कितना बर्बाद कर दिया था हमारे देश को। आप सोचिए, जब आप पढ़ेंगे आपका खून खोलने लगेगा काफी पॉइंट पे तो कि ऐसा साले अंग्रेज करते थे हम लोगों के साथ। बहुत बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ भाई। आपने गोल्ड मूवी देखी है अक्षय कुमार की? अगर उसमें देखा हो तो जो प्लेयर थे वो इंडिया के प्लेयर बन के नहीं गए थे, वो ब्रिटिश इंडिया की टीम बन के गए थे। समझ रहे हैं? उन्हें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का नाम ऊंचा करना था और उसके लिए अगर उन्हें कितने ही इकोनॉमियों को तबाह करना वो रेडी थे। आप कभी पढ़िए, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ को अगर किसी ने गुलाम किया है अपने अंडर में तो वो ब्रिटिशर्स रहे हैं। क्वीन एलिजाबेथ को भारत आने के लिए कभी वीज़ा नहीं लेने की ज़रूरत है। अगर यहाँ का पीएम या प्रेसिडेंट चाहे फॉरेन ब्रिटेन जाना तो उनको वीज़ा के लिए पहले अप्लाई करना पड़े, लेकिन एलिजाबेथ जब चाहे तब मन मर्जी से आ सकती हैं। और ऐसी बहुत सारी कंट्रियाँ उनकी हैं जहाँ जहाँ उन्होंने शासन किया है उस पर वो बिना फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा के जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला, लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। बच्चा लैंड बहुत था हमारे पास, पर स्टूडेंट्स लैंड होना ही सब कुछ नहीं है, उस लैंड से आउटपुट भी तो निकले। आपका बच्चा, घर वाले कह रहे हैं हमारा बच्चा 16 घंटे पढ़ता है, आप 16 घंटे किताब के आगे बैठे रहो, लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो आप क्या रहे हैं 100 में से बस 20 नंबर, 10 नंबर, 40 नंबर, तो क्या फायदा है? ऐसी पढ़ाई बेकार है। 16 घंटे बैठते नंबर ही नहीं आ रहे, कुछ बेनिफिट है? आप 1 है 2 घंटे बैठता है लेकिन उसमें भाई साहब टॉप मारे पड़ा, कभी 90 से नीचे तो उसका जीवन में रिजल्ट ना गया हो। सोचिए आप कितनी एफर्ट डाल रहे हैं, जितने आपके एफर्ट्स हैं, अगर उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उन एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। सेम यहां पर था। अगर हम बात करें वीट के प्रोडक्शन की तो 1947 में हमारा 660 केजी था और 18 से 19 के बीच में वो 3408 केजी हो गया। देखिए कितना लो था। लैंड आज भी उतनी है या नहीं? बल्कि अब तो लैंड जो कल्टीवेटेड है वो कम होती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बड़े बड़े मॉल्स बनाने के लिए हाईवेज निकल रहे हैं, शहरी अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो इससे लैंड तो कम ही हो रहा है ना। बल्कि दूसरा 1947, ये देखिए ये किलो केजी पर हेक्टेयर में है और ये इन लाख टन है। 1 हेक्टेयर में यहाँ 660 केजी उगता था और अब 3408। पहले जो राइस था वो 665 था और अब 2665 हो चुका है। यहाँ 64 था, अब यहाँ 991 हो चुका है। यहाँ 220 था, अब यहाँ 1156 हो चुका है। देख रहे कितना ज़्यादा चेंज आता जा रहा है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। भाई साहब एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता है रेनफॉल पे, है या नहीं? और अगर अच्छी रेनफॉल नहीं हुई तो अकाल पड़ जाएगा। कोई प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकता है। अनसर्टेनिटी का मतलब है जिसको आप कभी प्रिडिक्ट ना कर सके। जैसे अगर देखिए, एग्रीकल्चर शोड हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन टर्म ऑफ फार्म आउटपुट बिकॉज इट वॉज एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। आ गई बात? अगर अच्छी रेनफॉल हुई तो फसल बढ़िया होगी, अगर रेनफॉल ही नहीं हुई तो फसल तबाह हो जाएगी। उसके बाद किसान बेचारा सुसाइड करेगा। बहुत किसान सुसाइड कर चुके भाई अकाल के चक्कर में, तो बहुत। आप पढ़िए तो सही। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बच्चा ये जो सब्सिस्टेंस है इसका मतलब क्या है? ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ओनली फॉर सेल्फ सर्वाइवल। आप ऐसे समझिए इसको कि हम जो फार्मिंग कर रहे थे हमारा मेन था सब्सिस्टेंस। फार्मिंग इज फॉर फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली, कि इतना उग जाए हम और हमारे बीवी बच्चे बैठ के खा ले, बाकी दुनिया जाए बाहर चूल्हे में, हमको मतलब नहीं है। ये एक अप्रोच रहती थी किसानों की। दूसरा क्या था बच्चा? गल्फ। एक गल्फ था। गल्फ का मतलब मतभेद। ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टीलर ऑफ द सॉइल। ओनर ऑफ द सॉइल का मतलब है, आपको समझना है क्या यहां बात हो रही है? जमींदार्स की, ठीक है? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स लेके आए थे लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में जमींदारी सिस्टम को, किसको? जमींदारी सिस्टम को, तो एक टीलर जो थे, जो एक्चुअल कल्टीवेटर थे, उनके मन में ये आने लगा था कि यार सारी मेहनत हम करते हैं,
और ये जो है ऐसे ही आधी ले जाते हैं। हमें तो सर्वाइवल पर्पस के लिए भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए जरा, ब्रिटिश राज वाज कैरेक्टराइज्ड एज अ गल्फ बिटवीन ओनर एंड द सॉइल, ऑन द अदर हैंड टिलर ऑफ द सॉइल, व्हाइल द ओनर शेयर आउटपुट सेल्फ हार्डली शेयर द कॉस्ट। आ गई बात, वो कॉस्ट में बिल्कुल योगदान नहीं देते थे। बीज लगाना, पानी डालना, सारी लेबरी सब बेचारा एक कल्टीवेटर टिलर कर रहा है, लेकिन जब फसल कटी तो सीधा हाँ भाई हमारा हिस्सा ले आओ। एक गलत है ना। फिर उसके बाद क्या करा, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब इधर उधर बिखरी हुई। अब मान लीजिए किसी के पास जमीन है भी तो आधा बीघा एक इस कोने में है और भाई आधा बीघा इस कोने में है और आधा बीघा इस कोने में। इस तरीके से ये फ्रेगमेंटेड है, तो बेचारा 3 जगह सेम एफर्ट कर रहा है और फिर भी आउटपुट बहुत कम निकला क्योंकि लैंड ही बहुत कम है उसके पास। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन्स पीस हेयर एंड पीस देयर। जैसे मैंने आपको बताया 1 बीघा यहाँ, आधा बीघा यहाँ, आधा बीघा यहाँ। क्लियर। फिर वो लेके आया लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज, जिसकी बात कर रहा है जमींदारी सिस्टम। बच्चा याद रखिएगा, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में। क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या था, एक सिस्टम था, क्या जमींदार वर असाइन एज अ परमानेंट ओनर और उनको एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिसके बाद वो फ्री थे एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कैन फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल। क्लियर है इतना, कोई डाउट है? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, अंग्रेज हमें फोर्स कर रहे थे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए यहां कॉमर्शियल फार्मिंग हमें अगर किसी ने सिखाई तो ये एक अच्छी चीज हम कह सकते हैं अंग्रेजों की देन थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें फोर्स किया कि आप हमसे पैसा लीजिए और वो खेती करिए जिसको हम चाहते हैं। और वो खेती क्या थी, इंडिगो, जैसा कि आप नीचे अभी देख रहे हैं। इंडिगो वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छा, हुआ ये था जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे उस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी वहां पर इंडस्ट्रियल गुड्स में गारमेंट्स का बहुत ज्यादा काम था। जब गारमेंट की अगर हम बात करें तो वो एक कपड़ा बनाते थे। अच्छा देखिए, जब कपड़ा, जैसे ये व्हाइट शर्ट मैंने पहनी, अगर ये मशीन से ये बन के निकलेगा ना इसका कपड़ा, तो मशीन से कभी ग्रीस लग जाएगी, लेबर्स के हाथ होते थे तो गंदे संदे दाग लग जाते थे। अच्छा, उसको वॉश करा जाता था, तो उसको वॉश करने के लिए उन्हें इंडिगो नील चाहिए होता था। नील से क्या होता है, व्हाइट कपड़ों पर अधिकतर नील लगा, एकदम फाइन, बिल्कुल धुलने के बाद नील डाल दी, एकदम चमचमाता कपड़ा निकलता है नहीं है, तो उनको इंडिगो की जरूरत होती थी। अच्छा, आप उन्हें ये पता था कि भारत की जमीन इतनी फर्टाइल है कि यहाँ जो चाहे वो उगा सकते हैं, तो ब्लीचिंग वगैरह के लिए उन्होंने हमें फोर्स किया कि आप इंडिगो उगा के हमें दीजिए और हम आपको पैसा देंगे। अच्छा, इंडिगो का एक सबसे बड़ा नुकसान ये था कि जितनी ज्यादा इंडिगो की खेती होगी उतना ही जल्दी जमीन की फर्टिलिटी बहुत तेजी से लो होती चली जाएगी। ठीक है, देखिए इसी का कह रहा है कॉन्सिक्वेंस, परपीचुअल इंडेप्टनेस ऑफ फार्मर एंड परपीचुअल स्टेग्नेटेशन ऑफ फार्मिंग। बेटा अब लोग सोचते थे कि यार चलो अंग्रेज पहले तो पैसे दे दे रहे हैं, पैसा ले लिया, अब वो फोर्सफुली उसको करने के लिए मजबूर हो गए, किसको, इंडिगो की खेती करने को। और इंडिगो की खेती के बाद फसल सब्जी उगाने लायक या धान उगाने लायक नहीं रहती है, ये चीज याद रखिएगा बेटा। ये जो इंपॉर्टेंट बॉक्स होते हैं इसको आप टिक करते रहिएगा। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के समय भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द टर्म दैट डिस्क्राइब स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कभी चलते थे अंग्रेजों ने उनकी भी मटिया पलीत कर दी थी भैया। कैसे? देखिए सबसे पहली चीज क्या है, डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बेटा हमारी जो हाथ के बने कपड़े थे या बर्तनों पे कारीगरी होती थी, जो भी हैंडमेड भारत का होता था, उसको उन्होंने एक सिस्टमेटिक रूप से, एक क्रमबद्ध तरीके से बर्बाद कर दी, एक वेल प्लान तरीके। आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने एक वेल प्लान तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का। क्या? एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनकी पॉलिसी कैसी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेटरी, कि इंडिया के प्रोडक्ट नहीं, हमारे ब्रिटेन के प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड चलने चाहिए, तो इंडिया के प्रोडक्ट इतने महंगे कर दो कि लोग खरीदना ही बंद कर दे। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो था डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट बहुत ज्यादा फेमस था हमारे देश का और अंग्रेजों ने सबसे पहला इसी को टारगेट किया। ब्रिटिश पीरियड का मतलब पहले, ब्रिटिश रूल से पहले अगर बात करें, हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया एंजॉय द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। बेटा भारत के बने हैंडीक्राफ्ट की वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन होती थी, एकदम फाइन एक्सीलेंट क्वालिटी का होता था। लेकिन ब्रिटिश राज के बाद डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज परस्यूड ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारतीय सरकार, अंग्रेजी हुकूमत को, कि धीरे 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 इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट यानी कि हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस डूबता चला गया। इसमें सबसे पहला रोल जो हैंडीक्राफ्ट के डूबने में अगर किसी चीज ने निभाया तो वो थी उनकी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अच्छा देखिए क्या करते थे वो, समझते हैं इसको। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को आपको समझना है क्या, एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन इज टैक्स फ्री, और अगर कहीं और आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या थी, इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, आज के समय में जिसको हम यूके भी कहते हैं, ऑफ फिनिश गुड इज टैक्स फ्री, and imposed heavy taxes and duties of export and import rest of the world। बेटा वर्ल्ड में आप ब्रिटेन को अगर छोड़ दें तो इसके अलावा कहीं और से कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो इतने ज़्यादा टैक्सेस उन्होंने इम्पोज कर दिए थे कि उसका कोई बेनिफिट ही नहीं समझ आता था। लोग सोचते थे कि यार क्या ही करेंगे इतना महंगा खरीद के। देखिए जैसे अगर आपसे हम बात करें क्या, द ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड द बेस्ट मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अंग्रेजों को भारत रॉ मटेरियल का एक बेस्ट सोर्स लगा ले जाने का ब्रिटेन में, और ब्रिटेन बनी गुड्स का भारत में बेचना एक बहुत अच्छा मार्केट दिखा। समझ रहे हैं? अब क्या है, ऐसा नहीं है। लेकिन 1947 आज़ादी की एक शाम पहले उन्होंने हमें प्राइमरी एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का, और प्राइमरी इंपोर्टर बना दिया था फिनिश गुड इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। ये चीज याद रखिएगा, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, टैरिफ फ्री इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया, यानी कि ये भारत से गया और ये भारत में आना। दूसरा, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट सिस्टम। बेटा पहले राजा महाराजाओं का समय था, वो लोग एकदम बड़े बड़े गाउन जो पीछे से देखते हैं सीरियल में, पोछा लगाता हुआ 4 किलोमीटर से चलता चला आ रहा है उसका पीछे से, वैसे गाउन वगैरह हम लोग हैंडमेड बनाते थे, हाथ की कारीगरी होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर आता चला गया, यहाँ पर आप समझ सकते हैं किसको, वेस्टर्न कल्चर की बात अगर हम करें तो उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक रूप से वर्ल्ड वाइड अपने कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया। अब लोगों को हैंडीक्राफ्ट के कपड़े भी कम पसंद आ रहे थे और इतने टैक्स लगे थे कि वो महंगे भी लगते थे। तो आगे बढ़ते हुए हम देख रहे थे क्या, ब्लीक ग्रोथ ऑफ नेशनल मॉडर्न इंडस्ट्री। बच्चा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हमारा था, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, याद रखिएगा जब भी हम बात करें इंडस्ट्रियल गुड की तो हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की। तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के नाम पे हम कुछ नहीं बनाते थे, लेकिन ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल राज चल रहा था, वहाँ इंडस्ट्रियल क्रांति चल रही थी। तो हमारी जो कंपनी थी, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत छोटी, नाम मात्र, ब्लीक का मतलब क्या रहेगा, नाम की ग्रोथ, इसके अलावा कोई और ग्रोथ उनकी नहीं होती थी। देखिएगा जरा आगे, 3 ऑब्जर्वेशन नीडेड टू बी नोटेड इन रिगार्ड ऑफ सम इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, देयर इंक्लूड आयरन एंड स्टील। अगर थोड़ी बहुत ग्रोथ थी तो पहली आयरन और स्टील कंपनियां की थी। These were established in the wake of worldwide scarcity of industrial good because of World War I और World War II के बाद हमारी इंडस्ट्रियल गुड में आयरन स्टील इंडस्ट्री ने थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाई थी, इसके अलावा कोई और ग्रोथ नहीं थी। फिर हम बात करें द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वर लिमिटेड। जो स्टेट से जब भी हम टर्म लाएं तो याद रखिएगा बात हो रही है गवर्नमेंट की, ठीक है। इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट की बहुत
नाम मात्र की इन्वॉल्वमेंट थी, ये समझिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने में। क्यों ब्रिटेन क्यों चाहेंगे भाई कि हमारा देश तरक्की करे? ब्रिटिशर्स चाहेंगे उनकी फॉरेन कंट्री तरक्की करे, यानी कि ब्रिटेन तरक्की करे। इसीलिए तो वो दूसरे देशों को अपने गुलाम बना रहे थे कि वहां से रिसोर्सेज को ले जाके वो ब्रिटेन में लगा सके। उसके बाद थर्ड जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, देयर वाज नो कैपिटल गुड। बेटा हम सिर्फ रॉ मटेरियल पे निर्भर करते थे, और याद रखिए कोई भी देश डेवलपिंग से डेवलप तब तक नहीं बन सकता जब तक वह कैपिटल गुड नहीं बना लेता। हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर बना रहे थे, इसके अलावा हमारा और कोई योगदान नहीं था। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। अगर हम ब्रिटिश रूल के समय बात करें फॉरेन ट्रेड की, तो भारत नेट एक्सपोर्टर बन चुका था प्राइमरी गुड, यानी कि एग्रो प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, और प्राइमरी इंपोर्टर था फॉरेन फिनिश गुड, जो विदेश से ब्रिटेन से आती थी। मोनोपोली थी। मोनोपोली को आप समझ सकते हैं, हिंदी में कहते हैं एकाधिकार, सिंगल सेलर। सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर अगर कोई था तो वो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज थी जो भारत में अपना सामान बेच सकती थी। अच्छा, एक ये चीज याद रखिएगा, ये जो इधर है स्विच कैनाल, बेटा ये एक रूट था जो ब्रिटिशर्स यूज करते थे गुड्स को या ट्रेड को परस्यू करने के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है 1869 में इसकी अभी 1869। अच्छा, इससे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको याद होना चाहिए सन 2021 में एक बड़ा सा शिप एक नदी में फंस गया था जिससे पर घंटे $1 मिलियन का नुकसान हो रहा था। अगर याद है वो केस? हाँ, तो उसमें ये स्विच कैनल ही थी, वो एक ट्रेड रूट था, वाटरवे था जो ट्रेड करने के लिए यूज किया जाता था। बिकॉज दिस कैनल सर्व एज अ डायरेक्ट रूट फॉर दिस शिप ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया टू ब्रिटेन, अवॉइडिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। क्लियर है ये बात? दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट फॉर ब्रिटिश। और जो भी सरप्लस ट्रेड होता था इसका भी बेनिफिट सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही दिया जा रहा था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द एक्सपोर्ट एक्सीडिंग अवर इम्पोर्ट। अब देखिए क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट था। तो आप लोग कहोगे तो बहुत अच्छी बात है भैया, एक्सपोर्ट ज्यादा, लेकिन बच्चा एक्सपोर्ट हो रहा था रॉ मटेरियल, ठीक है, और इंपोर्ट हो रही थी फिनिश गुड। तो अब आप समझिए कौन ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसका फायदा ब्रिटिशर्स को ही तो मिल रहा था, यही तो वो भी आपसे कहना चाह रहे हैं। दूसरी चीज क्या कह रहा है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। देखिए डेमोग्राफिक प्रोफाइल की अगर हम बात करें ब्रिटिश राज में, तो सबसे पहला बर्थ एंड डेथ रेट की बात हो रही है। डेमोग्राफिक माइंड मतलब वहां कंट्री की हेल्थ सेक्टर कैसा था, एजुकेशन सेक्टर कैसा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी थी, ये बात कर रहा है। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बैकवर्ड एंड वेरी वेरी डिजास्टर्स। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश रूल में बर्थ एंड डेथ रेट वर हाई। बेटा ज्यादा लोग पैदा होते थे तो ज्यादा मर भी जाते थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बॉर्न न्यू बॉर्न बेबी, जो नए बच्चे तुरंत पैदा होते ही मर जाते थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर 1000 लिव वर वेरी हाई। यानी कि आप देखिए 1000 में से 218 बच्चे उस समय मर जाते थे। आज भी मरते हैं लेकिन आज सिर्फ 32 है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, बेटा अगर हम ब्रिटिश समय की बात करें तो 32 साल तक की लाइफ मानी जाती थी, लेकिन अब 70 ईयर्स तक इजीली आदमी जी जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी का मतलब क्या होता है, दोज हु कैन रीड एंड राइट, जो लिखना पढ़ना जानते हो। तो अंग्रेजों के समय में 16% ही लोग ऐसे हुआ करते थे। फीमेल लिटरेसी तो और ज्यादा खराब थी, सिर्फ 100 में से 7 महिलाएं पढ़ लिख सकती थी, इसके अलावा और कोई नहीं था। फिर आता है 1921 डेमोग्राफिक कंडीशन में। याद रखिएगा इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। क्या 1990 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वर वेरी कंसिस्टेंट। 1990 तक पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, सब कुछ तेज रफ्तार में था, और जो रेशियोज थे जैसे डेथ वगैरह ये भी बहुत हाई थे। लेकिन 1991 के बाद चीजों में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा, इसी को कहा गया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। देखिएगा आगे उसके बाद अगर हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे यहाँ 72%, आज भी 60% लोग एग्रीकल्चर में इंगेज हैं। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो 10% और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो हम 17% लोग हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वगैरह में जो भी इंडस्ट्री में बहुत लो है। क्लियर है। इसके बाद और फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। हमें पता है कि आज़ादी के समय प्रिंसिपल सोर्स जो था एग्रीकल्चर था। फिर इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ऑन द ईव ऑफ बेयरली 9 to 10% ही लोग थे जो एग्रीकल्चर में इंगेज थे। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 32% यूएसए में, 42% इंग्लैंड एंड 39% इन जापान। अच्छा, अनबैलेंस ग्रोथ थी। द टेबल शोज अनबैलेंस ग्रोथ टू द इंडियन इकोनॉमी। ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ये तीनों सेक्टर सेम लेवल पर ग्रो करें तो एक बैलेंस ग्रोथ होगी। प्राइमरी में 72 के आसपास, 70, यहाँ 10, यहाँ 20, तो ये कहाँ से बैलेंस है? कहीं से नहीं। अच्छा, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें आज़ादी की एक शाम पहले तक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमारे पास क्या था? रेलवेज थे, पोर्ट्स थे, पोस्ट ऑफिस था और रोड्स थी। ठीक है, और ये भी एक लिमिटेड मात्रा में थी। अगर हम बात करें 1947 शाम तक तो अप्रॉक्स 53,000 किलोमीटर की जो रोड्स थी वह डेवलप थी। रेलवे 53,000 किलोमीटर के आसपास की थी, तो इतना ज़्यादा ये भी डेवलप नहीं था। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चा याद रखिएगा। वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? क्या ब्रिटिश रूल का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट था? तो हाँ जी था। पहला क्या था? उन्होंने कॉमर्शलाइज फार्मिंग हमें बताई। उन्होंने हमें बताया दैट एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ गुड वेंचर ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अंग्रेजों की ही देन थी कि उन्होंने रेलवे, रोडवे को डेवलप किया। भले ही उन्होंने अपने फायदे के लिए डेवलप किया था, उन्होंने डेवलप किया था कि हम अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया की मार्केट में इजीली पहुंचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके जाने के बाद वो रेल की पटरियां थोड़ी उखाड़ के ले गए, सोचिए। दूसरा, कंट्रोल ऑफ फेमाइन। रैपिड मींस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड, ग्रेन, फेमाइन अफेक्टेड एरिया। जहां कहीं बाढ़ वगैरह या कोई फेमाइन आ जाता था वहां पर हम इजीली गुड्स को पहुंचा सकते। अकॉर्डिंगली फेमाइंस आर कंट्रोल। इससे क्या हुआ? जब इजीली हेल्प पहुंचा दी जा सकती है ऐसे एरिया में जहां फेमाइन आ गया है, फ्लड आ गया है, तो एक कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाती है, लॉस कम होगा। फिर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देयर वाज अ ट्रांजिशन बिटवीन बार्टर सिस्टम। अंग्रेजों के समय में भी समझ लीजिए हम लोग बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में थे, सामान के बदले सामान। लेकिन अंग्रेजों के बाद एक एक्सचेंज मॉनेटरी मुद्रा के रूप में होने लगा। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रिटिशर्स हमें दे के गए, एक रूल्स रेगुलेशंस, एक लेगेसी ब्रिटिशर्स अपने पीछे छोड़ के गए, जिसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपको पता होना चाहिए हमारा जो संविधान है वो भी वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ के संविधान को मिला के ही बना। यानी कि हमने तो अपना संविधान तक खुद पूरा नहीं लिखा है, किसी संविधान से कुछ ले लिया, किसी के संविधान से कुछ ले लिया, फिर उसको मिला के एक संविधान, एक कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, एक हमें एक कंट्री में लोगों को एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के गए वो हमारे प्रॉपर अपने नहीं है। अगर आप देखें तो किसी ब्रिटेन के संविधान से हमने कुछ लिया है, यूएसए के संविधान से हमने काफ़ी चीज़ें ली हैं। वर्ल्ड वाइड ऐसे काफ़ी कंट्रीज हैं जिनके संविधान से कुछ अच्छी चीज़ें हमने अडॉप्ट करी और उनको मिला के एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई और डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में। टिल देन, थैंक यू।